Okay. Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, yesterday we have completed that interest and advanced tax. Later on, the files I have uploaded in your WhatsApp group. But see, many students had a problem today कि सर ये 17 लाख पे आपने जो टैक्स कैलकुलेशन किया था, दैट कैलकुलेशन पहले आपने 30% करवाया, फिर 45%, 75%, 100% क्यों लिया? It is nothing. It is just written here. So I have see. First of all, you understand that whenever we determine the advance tax is a tax on your estimated income. Okay. And once you determine the estimated income, on that you have to calculate the tax. And that you are supposed to pay in the various installment. Now suppose first installment you have paid, say 15%. Okay. Now up to the whenever the second installment come on 15 September, so you are supposed to pay 45%. Okay, so 45% matlab you have to pay 45% amount till this date. Okay, now you already have paid the 15%. So whenever the next due date is coming, you have to pay what? Another 30% only, because this 15 plus 30 will be 45%. Same way, whenever the third installment come, that you are supposed to pay 75%. And now see, up to this date, up to 30th 15 September, you already have paid 45%. मतलब पहले 15 पे किया था, फिर 30 पे किया, मतलब you already have 45 paid. Now on whenever this 15 December come, see, you have to pay another 30%. Okay. And lastly, up to 15th of March, you are supposed to pay 100%. Now see, up to this 15 December, you already have paid 75%. So now in third installment, you have to pay 25%. Okay. So whenever you are solving the example of advanced tax, तो एडवांस टैक्स में पहला इंस्टॉलमेंट का 15% गिनो, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आप जब करते हो तो 30%, थर्ड इज 30% एंड फोर्थ इज 25%. मतलब वो जो अमाउंट है, सपोज 1 लाख रुपए एडवांस टैक्स आया, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 15,000. अगर मैं क्यूम्युलेटिव अमाउंट में यहाँ लिखता जाता हूँ, तो पहला इंस्टॉलमेंट मेरा 15,000 का हुआ. फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो मैंने आपको बताया 30%, मतलब 1 लाख का 30% में कितना गिनूंगा? 30,000. लेकिन मैंने ऑलरेडी 30 पे किया है, और सॉरी 15 पे किया, अभी 30 पे करूंगा, कितना होगा? दिस 45,000. अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आएगा, तो मैंने वो बोला आपको 30%, मतलब 1 लाख का 30%, तो 30,000 आप पे करो. यू ऑलरेडी हैव 45,000. नाउ इफ यू पे अनदर 30,000, मतलब 75,000 आपने क्यूमुलेटिव पे किया. ओके. और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको मैंने बताया 25% पे करो, मतलब 25%, मतलब अप टू दिस डेट यू हैव टू पे 100%, मतलब 100% पूरा 1 लाख का पेमेंट आपको ये डेट तक कर देना है. ठीक है. यस्टरडे जो मैंने फाइल भेजा था, उसमें की मिस्टेक था, कि मिस्टेक कुछ नहीं था, लेकिन देखो, आप आपको वही फाइल मैंने आप फिर से बना दिया है, उसमें मैंने दोनों लिख दिया है. देखो, आपको सपोज 17 लाख पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया, दिस टैक्स इज 2,18,400. उसमें से 1 लाख आपने टीडीएस भर दिया है, तो आपको एडवांस टैक्स कितना पे करना है? दैट इज 1,18,400. ठीक है. तो इसका मुझे 15%, मतलब इसका 15% ये अमाउंट होता है, और ये मैंने पे कर दिया. नाउ व्हेनेवर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कम, दैट इज 15 सितंबर, तो मुझे कहां तक पे कर देना है? हाउ टू पे 45%. तो 45% मुझे पे करना है. तो 45% मुझे करना है, तो मैंने ऑलरेडी 15 पे किया है, अभी दूसरा ये 30% में पे करूंगा. तो ये 30%, मतलब ये मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा. और ये क्या है? दिस इज अ क्यूम्युलेटिव अमाउंट. दिस इज द क्यूम्युलेटिव अमाउंट. तो इसका और इसका टोटल ये है कि ये तारीख तक मैंने इतना पे कर दिया. नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट इफ आई हैव टू पे, तो उसका 30% मुझे पे करना है, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 30%. ये 30% अगेन आई एम पेइंग. देखो, आपने यहां तक इतना पे कर दिया है, इसके अंदर ये ऐड करोगे तो इतना आपने ये तारीख तक पे किया. ठीक है. और 100% यू हैव टू पे अप टू दिस डेट. तो थर्ड इंस्टॉलमेंट अगर आप 25% पे करोगे, तो 25% इज दिस अमाउंट, और इसके अंदर ये ऐड करो, इसके अंदर ये ऐड करोगे,
तो ये आपका फाइनल 1,18,400 दैट यू हैव पेड। ओके, तो लास्ट मतलब कल मैंने ये वाला कॉलम मतलब आपको क्या करना है, एडवांस टैक्स का सम कैलकुलेट करते हो, ये कॉलम नहीं बनाओगे चलेगा, ये कॉलम तक इनफ है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से ही जाना है। तो आई होप दैट योर डाउट इज गेट क्लियर टू एवरीवन। हेलो। यस सर। यस सर। ओके, यस। और एक दूसरा बात मैं आपको बताता हूँ, देखो ये सम था हमारा एडवांस टैक्स का। ठीक है, नाउ जब हम इंटरेस्ट का सम सेल करते हैं उसके अंदर भी ऐसा आता है कैलकुलेशन इसके जैसा। तो देखो ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कर दूंगा व्हाट्सएप ये लेक्चर के बाद, तो आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। मतलब ये रिवाइज टेबल वाला फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपका एक कंफ्यूजन चला जाएगा। ठीक है, नाउ यस्टरडे आई हैव कैलकुलेटेड दिस। तो यहाँ ये सम हमारा एडवांस टैक्स का नहीं है, ये सम किस चीज का है, ये सम हमारे इंटरेस्ट का है। ये सम हमारे इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C वाला है। यहाँ आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट ही देखना है। मतलब मैंने क्या किया, देखो कि भाई मुझे पता चला कि भाई मुझे 5 लाख टैक्स एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है, मैंने 50,000 TDS भर दिया है। मेरे को गवर्नमेंट को देने का कितना बाकी है, 4,50,000। तो 4,50,000 का मुझे अलग अलग डेट को कितना पे करना था। देखो यहाँ मैंने 15 लिया, अभी यहाँ सेकंड में मैंने यहाँ यही इंस्टॉलमेंट ये अमाउंट का 45% लिखा, इतना मुझे पे करना था। फिर यहाँ यही अमाउंट का मैंने 75% दिया, क्योंकि ये इंटरेस्ट का सम है, यहाँ क्यूमुलेटिव अमाउंट ही लिखेंगे। और यहाँ पे हमने ये पूरा अमाउंट लिखा, मतलब यहाँ क्यूमुलेटिव लिखना है कि इतना मुझे पे करना था। अभी मैंने कितना पे किया है, तो पहला इंस्टॉलमेंट मैंने 10,000 पे किया है, फिर दूसरा 1 लाख पे किया, तो दैट इज 2 लाख, सॉरी 1,10,000 हुआ, दिस प्लस 1 लाख दैट इज 1,10,000। तीसरा मैंने 260 पे मतलब 150 पे किया, तो 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस दिस 1,10,000, तो दैट इज 2,60,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने नहीं पे किया है, मतलब ये तारीख तक मैंने कितना पेमेंट किया, तो कि इतना ही किया, तो अभी इतना मुझे पे करना था और ये तारीख तक मैंने इतना पे किया, तो दिस इज द डिफरेंस एंड ऑन दिस आई हैव टू पे द इंटरेस्ट एट दिस रेट। अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट मुझे इतना पे करना था, लेकिन ये तारीख तक मैंने इतना ही पे किया है, तो दिस इज द डिफरेंस, ऑन दिस आई हैव टू पे दिस टैक्स। ओके, सो इन दिस वे द इंटरेस्ट एग्जांपल कैन बी कैलकुलेटेड, सो डोंट गेट do the merging of interest example with the एडवांस टैक्स एग्जांपल। एडवांस टैक्स एग्जांपल में यहाँ आप अमाउंट लिखते हो, तो यहाँ 30% वाला ही लिखो, यहाँ 30% वाला, यहाँ 25% वाला, कितने इंस्टॉलमेंट मुझे पे करने हैं। ओके, और यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव अमाउंट ही लेना है कि इतना मुझे पे करना था और इतना मैंने क्यूमुलेटिवली इतना पे किया है, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस ये मेरा डिफरमेंट है, ऑन दिस आई एम लायबल टू पे इंटरेस्ट। आई होप दैट नाउ यू डोंट हैव एनी डाउट in that particular point related to the interest and advance tax. Today, many students have asked me in the physical lecture at PG building. So I thought, let me start with this and then we'll go ahead with the other points. ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हेलो। Okay, so up to this point, I hope that it is clear to everyone. Anyone has any doubt here? Hello, am I audible? Hello. Sir. Yes. No sir. Okay, beta. Yes. Anyone should get reply so that I come to know that whether I am audible or not. Okay. Now, see, today in this extra lecture, we will going to discuss now. See, this material is in your hand. Today, I don't have a soft copy of this material in my computer. Okay. So, देखो आज मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में रिटर्न पढ़ाया G5 में, ठीक है। G8 में रिटर्न वाला पॉइंट बाकी है, वो हमारा कल से रेगुलर लेक्चर होगा, उसमें रिटर्न और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हमारा G5 में होगा, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे ये जो ऑनलाइन लेक्चर है, इन दैट वी आर स्टार्टिंग द असेसमेंट। ओके, वी आर स्टार्टिंग द असेसमेंट। तो ये असेसमेंट वाला चैप्टर है, दैट वी हैव टू कंप्लीट टुडे इन दिस लेक्चर। ओके, तो आज हम असेसमेंट वाला देखेंगे। देखो, जो जिन लोगों ने रिटर्न नहीं पढ़ा है उनको असेसमेंट समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसका मैं बेसिक बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ।
or see you have to keep the pamphlet in your hand because I don't have a soft copy to show you here. Okay, so I will read from that material which is in my hand. Okay, and you also have to keep in your hand so that you can understand, and this assessment is very much important. Okay, so see, we will going to discuss today what various kind of assessments. Okay, so what is assessment? Let us understand. You see, in the I have discussed with you in the previous year what we are doing. In the previous year we earn the income. ठीक है, प्रीवियस ईयर में हम क्या काम करते हैं, इनकम अर्न करते हैं. ठीक है, फिर दूसरा क्या काम करते हैं, आज मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में हम एडवांस टैक्स पे करते हैं. एडवांस टैक्स अगर जरूरत पड़ी, आपको एप्लीकेबल है तो एडवांस टैक्स पे करोगे. और तीसरा काम क्या करोगे, अगर आपका टीडीएस कट गया है तो टीडीएस कटता है, मतलब आपकी अलग अलग इनकम जो आपको मिलती है यहाँ पे उसमें से टीडीएस कट जाता है. तो प्रीवियस ईयर में जनरली ये तीन काम होते रहते हैं कि इनकम अर्न होती है, आप एडवांस टैक्स पे करते हो, आप अलग अलग फॉर्म में टीडीएस आपसे कट कट लिया जाता है. और वेन एवर द असेसमेंट ईयर कम्स, so in assessment years what we are supposed to do, in the assessment year we are supposed to compute our taxable income कि भाई मेरी taxable income क्या है वो आपको compute करना है. फिर आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर में आपको उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी कि मुझे कितना टैक्स पे करना है. फिर आपको अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट करवाना है. फिर आपने ये जो टैक्स लायबिलिटी का टैक्स है वो आपको टैक्स पे कर देना है. एंड देन फाइनली यू आर सपोज टू फाइल योर रिटर्न. कौन कौन से रिटर्न कैसे फाइल किए जाते हैं दैट आई हैव डिस्कस, और जो क्लास में नहीं डिस्कस किया है तो दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस. नाउ सी वंस यू फाइल द रिटर्न, रिटर्न फाइलिंग देखो हमारे इंडिया में कि पूरा रिटर्न जो है वो जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो रिटर्न फाइलिंग का असेसमेंट को जो करते हैं दैट इज नोन एज अ सेल्फ असेसमेंट. ओके, मतलब आपको खुद आपकी इनकम डिटरमाइन करनी है, मतलब आप खुद या तो फिर आपका सीए. अगर आपको खुद इनकम टैक्स के सब प्रोविजन नहीं पता है तो आप सीए को हायर करो, टैक्स कंसल्टेंट को हायर करो, लेकिन जो भी करते हो वो आप खुद करते हो. ओके, यहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है. तो अगर आप जो आपका जो रिटर्न का पोर्शन है, दैट वॉट एवर रिटर्न यू आर फाइलिंग दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट. मतलब आप ही आपकी खुद की इनकम नक्की करो, उसमें कि क्या डिडक्शन मिलेगा वो भी आप खुद डिसाइड करो. आउट ऑफ दैट मतलब what आप ही इनकम डिसाइड करो, what tax you are supposed to pay that also you decide and you pay the tax. So everything that you are supposed to do, and if you need the help you can take the help of the chartered accountant or the tax consultant. But see, the process is with you up to filing of return. Government is not doing, or income tax department is not doing any interference. See, there is no interference of the government till filing of return. But once the return is filed, okay, now your return, matlab your data is when reaches to the in the hands of income tax department. Okay, your return is go in the hands of income tax department. So now return is filed. Now whenever they check this return, okay, whatever return is filed by you, they will do the checking. That this checking of return is known as what? Which is known as assessment. Okay. Now see, there are various kind of assessment. In under various situation various kind of assessment are done. Okay, so see, in the assessment year once we file the return and whenever the income tax department do the checking of your return, okay, they do the checking. If necessary they ask for certain information from you. Okay, if necessary they ask the certain documents from you, they ask the books of accounts from you, they can also call you for personal hearing. Okay, ये सभी चीजें possible, everything is possible. Okay, when during the assessment process. But see, whether they will ask from you information or not, whether ask to you to submit document or not, whether they will ask you to submit the books of accounts or not, or see whether they ask you to get your books of account audited or not. See, all this depends on the what? It depends on the type of assessment, that which kind of assessment is done by the income tax officer in your case. So considering the type of the error you did, or considering the doubt that assessing officer has on you or on the income submitted by you in your return, okay, based on that he decided what kind of assessment will be applicable to you, and various kind of assessments are applicable. So in income tax there are mainly there are four kind of assessment. The first assessment
is known as summary assessment. Okay, summary assessment. Okay, this summary assessment is done under section 143 subsection 1. This first assessment. The दूसरे type का assessment है. That assessment is a scrutiny assessment. Okay, scrutiny assessment. Okay, scrutiny assessment, and that is done under section 143 subsection 3. Third assessment is the based judgment assessment. Okay, based judgment assessment. That is under section 144. And the last assessment is under section 147. That is the assessment, that assessment is known as income escaping assessment. Income escaping assessment, and that is done under section 147. So these are the mainly 4 type of assessment. Okay, now say I'm just giving you a brief idea, then we'll discuss all this assessment in a detail from the material. Now see, once you have filed the return, okay, once you have filed the return, okay, so that return reaches in the hands of income tax department. Okay, income tax department. Okay, income tax department will do what? See, for your return, they will appoint the assessing officer. Okay, मतलब आपके रिटर्न के लिए एक स्पेसिफिक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा that you are supposed to do the assessment of the return filed by so and so person. So the person who is doing the assessment of your return, that person is known as what? Assessing officer. Now see, assessing officer can do this any of the assessment. Okay. Now, what is summary assessment? Suppose he has at your return of income, and he finds that the return of assessment so is seems okay. Okay, only certain information are missing. So we will ask you to submit certain information. Okay, or suppose if there are any arithmetical errors. Okay, मतलब कोई टोटलिंग में एरर हुआ है आपसे, कोई arithmetical error is there. That arithmetical error, he will ask that ki you correct this error, this total is not done by you properly. Now see, nowadays these kind of mistakes are not happen because nowadays the returns are get filed online, so everything is done with the help of software. The chances of arithmetical error are very less, but generally summary assessment was whenever the returns were filed physically at that time, these kind of mistakes were happening. So assessing officer was asking to you that you correct this arithmetical error. If he needs, then ask to you certain information from you, and he gives the time that see you submit this information. Now he will incorporate that information in your return. So he will not ask you that you file the return again, but see, he will ask that you give the clarification on these arithmetical errors, and see what once you clarify, if he asks to you submit certain information, and if he's satisfied, he will done your assessment and he will issue the order. Okay, that you are supposed to pay this much tax. Okay, suppose if you have already paid the tax, no problem. Suppose समझ लो you already have paid the tax of rupees 1,50,000. He do the summary assessment and he determines that after correcting this arithmetical order error, suppose he has determined your tax is 1,60,000. So you already have paid your tax 1,50,000. So see, once you pay the remaining tax of 10,000, your assessment file will be closed. So it is a very simple assessment that's in this primary. जनरली ये असेसमेंट करता कौन है पता है आपको? सी जनरली नाउअडेज दिस असेसमेंट इज डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ. मतलब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड दैट सिस्टम इटसेल्फ इज processing the various lakhs of returns are get filed in India. So it is not possible to check each and every return. So see, where they found that the returns are seems okay. Okay, they have made certain checks in the return form. Okay, and if that checks are get matched and they found that there is no mistakes or there is no overstatement of expenses, they find that there is no understatement of income. अब इनकम कम नहीं बताई है, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं बताया, or if they found that it is okay and if they found certain missing information, then they ask you to submit the certain information, or they may ask to that submit the clarification regarding this arithmetical mistake, and they is generally done by what? That done by the income tax software itself. Matlab the system which is developed by the income tax department that process the returns computerized way, and see that
that particular system itself send you the mail that you make the following correction or submit the information. Once you submit the information, okay, the order will be passed to you that you pay the tax and assessment is get closed. Okay, that is called summary assessment. On the scrutiny assessment, देखो, once your return has come in the scrutiny, okay, this is the most difficult assessment. Means they have a doubt that you have understated the income, or you have overstated the expense, or you have escaped the income. Certain incomes earned by you, or suppose you have claimed the excessive deduction. Okay, in that case, assessing officer is having a lots of doubt on you. Then in the scrutiny assessment, see, for whatever things you have mentioned in your income tax return, for that you are supposed to produce a proof. So suppose if you have claimed the ETC deduction, okay. See, whenever we file the income tax return, along with the income tax return, we don't have to attach any any proofs. Any income tax return is a normal form in that you have to submit the detail and fill up the data, and you have to submit the form. See, along with the income tax return, only audit report is get attached, and that is before 1 month. Otherwise, no attachment is required to be done with the income tax return. Now, when your return goes in the scrutiny assessment, if in the during this summary assessment they found that if this return shows that there is an overstatement of expenses or understatement of income, or there is an income escapement, or something wrong deduction has been taken. If this kind of doubt assessing officer has, then he will bring, or he will issue the notice for the scrutiny assessment, and your detailed scrutiny will be done. Matlab, whatever I things you have mentioned in your return, for that they will ask the proof. You will submit the proof. If he satisfied, then based on that he will do the assessment, and finally he issues the order of assessment. That is called scrutiny assessment. Base judgment assessment I have discussed within your class today in G8. The GF5 students may not be aware. What is the base judgment assessment? Suppose if you have not filed the income tax return at all, आपने return ही नहीं file किया, the income tax department will issue the notice that you file your return, okay, within this so and so period of time. Now, suppose if you are ignoring that I don't want to file, okay, they will ask you again that you submit following information. You are not submitting. Now, see what income tax department will do. They have a information, okay, because the bank with which you are dealing, they are getting the information from the bank. They obtain the information from the electricity company. भाई તમારું light bill કેટલું આવે છે. They obtain the information from airline company that कि इतना foreign travel कर रहा है. They obtain the information from the car company कि भाई इसने इतनी कार महंगी खरीदी है. Okay, तो और उसका और he they collect the information. There is a AIS TIS system in the income tax. Okay, तो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वहां से अलग अलग सोर्सेज से वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. मतलब उनको पता होता है कि यू हैव अर्न दिस मच इनकम, so they have asked you that you submit, but you have not submitted. So what they will do, they will done the assessment based on the information available to you. They will give you a proper opportunity of being heard, okay, that you submit the information before so and so date. But suppose if you fail to submit all that in the time, then whatever is with them, based on that they will do the assessment. That is called base judgment assessment. Now, the last assessment is what? Income escaping assessment. That is under section 147. Okay, मतलब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, रिटर्न प्रोसेस भी हो गया, और कुछ सालों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कोई इनकम पे टैक्स नहीं भरा और आपने कोई इनकम एस्केप भी की है. तो इन दैट केस they will do the assessment. They will issue the order that you have escaped the income. If the income tax department has a doubt, though your assessment year is get over, previous year is get over, 1 or 2 years has left, and then after also this income escaping assessment will be open. And once income escaping assessment is, if they have doubt that you have a major income but you have not file your return, or if you have filed the return, then in that return if you have not shown particular income, then they will issue the order to you that the income escaping assessment is applicable to you. And once that it is get open, they will ask you to submit certain information, and if you submit the information, and if they satisfied, according to that they will do the assessment. And if they don't satisfied, so whatever information available with them that you have escaped particular income, मतलब income को छुपा है, escape का मतलब क्या है, छुपा देना. So suppose if you have escaped the income, on that income they will ask that you pay the tax that of particular year.
3 साल पहले आपने रिटर्न फाइल किया था, लेकिन 3 साल पहले आपने इनकम अर्न की थी, बट दैट इनकम इज नॉट शोन बाय यू इन दैट पर्टिकुलर रिटर्न. नाउ यू गिव द proof that you have not done, or you prove, or suppose if you fail to prove on that particular income, they will ask you to pay the tax along with the penalty, interest and all. Okay, so this is applicable. So this is called income escaping assessment. So these are the mainly four kind of assessment which are applicable. uh, these are to the assessees. So let us discuss all this from the material. Okay, I hope that up to this point you have get the basic idea that what are the various kind of assessments. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so let us discuss one by one. Okay, from the material. See, I don't have a material in the computerized form, so I will read it from the physical material which is available to you. This file is with you also. So let us read it. So reading the first paragraph, that every taxpayer must furnish the detail of his income to the income tax department. Okay, so every taxpayer must furnish the return of income to the income tax department. ठीक है, मतलब that is the return. They are talking about the returns. हर एक असेसी को return file करना पड़ता है. Okay, and these returns are to be furnished by these details are to be furnished by the filing the return of income. So assessees are required to file the income tax return. So आपको income tax return file करना पड़ता है. ठीक है. Now once you have filed the return of income, okay, the return of income is filed by the taxpayer. The next step is what? Processing of the return of income by the income tax department. So once you file the return of income, the return will be processed by the income tax department. And income tax department examines the return of income for its correctness. मतलब whatever you have filed, that is by self assessment. आपने आपके अपने आप डिटरमाइन किया है, आपने आपके सीए ने डिटरमाइन किया और आपने रिटर्न फाइल किया है, तो उसकी करेक्टनेस तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चेक करनी पड़ेगी. तो फॉर करेक्टनेस दे विल डू द एग्जामिनेशन, एंड द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग the return of income by the income tax department is called assessment. This is called assessment. It also includes the reassessment and base judgment assessment. Okay, so इसके अंदर reassessment भी आ जाता है. Okay, मतलब once assessment is get over, अगर income tax department को doubt हुआ तो assessment open करके फिर से reassessment भी वो करते हैं. तो that it includes the reassessment also. Base judgment assessment means you have not filed the return of income, and whatever information with them, with that they do the return. With that they do the with that they do the assessment. So that is called income escaping assessment. So that is also possible. Okay, so see, under the income tax law there are four major assessments are given below. The first assessment, that is under section 143 subsection 1, that is called summary assessment. मतलब without calling the assessee, assessee को बुलाया नहीं जाएगा, फोन भी नहीं किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मेल आता है कि you make these corrections. Okay, arithmetic correction, yeah, you submit this information. Okay, so without calling the assessee, the system itself do the assessment. That is called summary assessment. Second assessment is what? Scrutiny assessment. Here assessee को बुलाया भी जाएगा, उससे इंफॉर्मेशन भी मांगी जाएगी, जरूरत पड़े तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट भी मांगे जाएंगे, उसको जरूरत पड़े तो ऑडिट करवाने के लिए भी बोल सकते हैं. तो दैट इज अ स्क्रूटिनी असेसमेंट. ओके, थर्ड, बेस जजमेंट असेसमेंट. so that you know that you have not filed the return, you have not submitted the information, or suppose if you have filed the return and during the scrutiny they are asking that you submit this information, and during the scrutiny you have not submitted that information, so they will do the assessment based on the uh, information available with them. Okay, तो that is called बेस जजमेंट असेसमेंट. कि सपोज स्क्रूटिनी ओपन हुआ, आपको बोला ये सबमिट करो, तो आपने वो सबमिट नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे, उनको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से असेसमेंट करेंगे. दैट इज कॉल्ड बेस जजमेंट असेसमेंट. और कुछ सालों के बाद इनकम टैक्स को लगा कि आपने कोई इनकम पे टैक्स नहीं पे किया, आपने इनकम को एस्केप किए, तो वो केस में आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ओपन हो सकता है. दैट आई हैव डिस्कस्ड. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन the summary assessment. That what is summary assessment? So this is the primary assessment, preliminary assessment, and it is also referred as summary assessment without calling the assessee. मतलब टैक्स पेयर को बुलाए बिना ही assessment होता है. Now scope of the assessment, what is the scope?
Assessment under section 143 subsection 1 is the primary checking of return of income. So primary checking will done, okay, and at this stage no detailed scrutiny of the return of income is carried out. मतलब detail नहीं, primary assessment, primary checking किया जाएगा, okay. And see, at this stage, the total income or total loss is computed after making the following adjustment. मतलब वो असेसी की इनकम को और इनकम या लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई अरिथमेटिकल एरर किया असेसी ने, उसको करेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद असेसमेंट किया जाएगा। अगर असेसी ने कोई इनकरेक्ट क्लेम किया है, ओके, तो इनकरेक्ट क्लेम को, इनकरेक्ट क्लेम मींस व्हाट, यू हैव क्लेम मोर डिडक्शन देन व्हाटएवर इज एक्चुअली अवेलेबल, ओके। तो एक्चुअल अवेलेबल है उससे ज्यादा अगर इनकरेक्ट क्लेम आपने कर दिया, यू फील दैट ये रिटर्न डिडक्शन मुझे मिलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेज दैट इट इज नॉट अवेलेबल, सपोज सी यू मेक द पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेंस इन अ कैश, okay, and you claim the deduction, but see, from the information they found that this expense is paid by in a case, it is not allowed as a deduction। तो ऐसे जो डिसअलाउंसेस है वो अलाउ करके फिर से एक बार इनकम वो लोग रिकम्प्यूट करेंगे, आपका लॉस रिकम्प्यूट करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल कैलकुलेट। मतलब सी, इनकरेक्ट क्लेम, इफ सच क्लेम इज अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ इन द रिटर्न, ओके, मतलब अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है और उसके बाहर का भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे इनकरेक्ट क्लेम है, तो इनकरेक्ट क्लेम को हटा दिया जाएगा। डिसअलाउंसेस ऑफ लॉस क्लेम, अगर आपने अपने कोई लॉस का क्लेम किया कि मेरा लॉस इट शुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन, लॉस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस और लॉस, तो उसको डिसअलाउ करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो उसको डिसअलाउ करके कैलकुलेट किया जाएगा। Disallowance of deduction, suppose if you may have claim any deduction under section 10 AA 80 IA 80 IE, तो ये सभी सेक्शन का डिडक्शन अगर आपने क्लेम किया और डिपार्टमेंट ऐसा मानता है आपको नहीं मिलेगा, तो ये सबको हटा के फिर से आपका इनकम कंप्यूट कर दिया जाएगा, ओके। और सपोज आप जब रिटर्न फाइल करते हो, ओके, और आपको अलग अलग सोर्सेज से इनकम मिलती है, उस पर टीडीएस काटा जाता है। सपोज मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एमएस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ, तो सी आई एम रिसीविंग द इनकम फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी। सपोज माय whenever I am receiving per month salary, see from my salary TDS is get deducted. So suppose during the year employer has paid me a 15 lakh rupees salary, the 1,50,000 tax is deducted. Now see who is deducting the tax, he files the income tax TDS return with the government, और उसने वहां बता दिया कि भाई मैंने हेमंत भाई को 15 लाख रुपया सैलरी दिया है, और हेमंत भाई ने अपने रिटर्न में बताया कि मेरे को 13 लाख की सैलरी मिला। मतलब मेरा जो 26 AS होगा, वो 26 AS कैसे बनता है कि अलग अलग लोगों ने आप में से जो टैक्स काटा है, उसका एक स्टेटमेंट बनता है कि अलग अलग इतने इतने लोगों ने हेमंत भाई को पेमेंट किया है और इसमें से इतना टीडीएस काटा है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोज दैट इतना अमाउंट तो हेमंत भाई ने कमाया ही है और इससे कम मैं दिखाया, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो वो लोग उस हिसाब से करेक्ट कर देंगे। मैंने 14 लाख सैलरी बताया, दे विल मेक इट 15 लाख बिकॉज दे नो दैट हेमंत भाई हैज अर्न द 15 लाख सैलरी। तो अगर एडिशनल इनकम अपियरिंग फ्रॉम 26 AS और 16A और 16A और 16 क्या होता है कि फॉर्म 16 आपको आपका एम्प्लॉयर देता है कि भाई तुम्हारे इतनी इनकम है, उसमें से हमने इतना टीडीएस काटा है। वो लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं उससे जो स्टेटमेंट इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बनती है, दैट इज नोन एज 26 AS। और मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरे अलग अलग लोगों ने जिसने मेरे को पेमेंट किया है, वो लोग भी मुझे साल के एंड में एक देंगे कि हेमंत भाई हमने आपको इतना पेमेंट किया है, इसमें से इतना टीडीएस काटा है, उसकी स्टेटमेंट बना के मुझे देंगे। दैट इज कॉल्ड फॉर्म 16। ओके, तो मेरे फॉर्म 16 से, मेरे फॉर्म 26 AS से या फॉर्म 16A मतलब देखो, एम्प्लॉयर जो अब आपको सैलरी देता है उसमें से टीडीएस काटता है और उसका स्टेटमेंट आपको देता है, उसको बोला जाता है फॉर्म 16। और एम्प्लॉयर के अलावा दूसरे लोग भी आपको पेमेंट करते हैं, and from that they have deducted the TDS, and for that if you have received any statement, okay, so that is called form 16A। तो आपकी अलग अलग प्रकार के जो फॉर्म्स हैं उस वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होते हैं, ओके। वहां ज्यादा इनकम दिखती है और आपने कम दिखाई, तो वो लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसका एडिशन करके आपकी इनकम को रिकम्प्यूट करेंगे, आपको कुछ बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ income appearing in the form 26AS, form 16, form 16A, okay, which is not included in the computation of total income in the return, आपने रिटर्न में नहीं दिखाया उसको, okay। However, no such adjustments shall be made in relation to the return furnished for the assessment year 18, 19 and then after। देखो,
18-19 के बाद का ये सिस्टम निकल गया है सिस्टम, क्योंकि 18-19 के बाद तो ऐसा है ऑनलाइन सिस्टम कि फॉर्म 26 में आपका जो डेटा है ना ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स रिटर्न में खींच के ही आ जाता है, और उससे कम लिखा है तो वहाँ आपको एरर दिखाता है कि यू आर शोइंग द लेसर इनकम। ओके, तो 18-19 के बाद तो ये सिस्टम ही निकल गई है, वहां से ही डेटा ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो 26 का डेटा ऑटोमेटिकली जनरली आ जाता है, और उससे कम डेटा इनकम लिखा है तो वहां वो दिखाता है कि यू आर शोइंग द लेसर इनकम, बी कॉशियस। ओके, तो उसके बाद ये नहीं करते, ठीक है, ऐसे केस में आपको स्क्रूटिनी में बुलाएंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो स्क्रूटिनी में बुलाया कि क्यों कम दिखाया। ठीक है, तो उनका अच्छा चलेगा असेसिंग ऑफिसर का कि आपको बुलाया, स्क्रूटिनी में ओपन हुआ, फिर सेटिंग होगा उनका। तो इसीलिए जनरली मैक्सिमम लोग स्क्रूटिनी में जाए उस ऐसा एफर्ट करते हैं। तो ये 18-19 के बाद ये 26 AS वाला फॉर्म 16 वाला जो है, दे आर नॉट कॉलिंग। ओके, मतलब दे डोंट डू adjustment themselves, they'll call you। ओके, तो whenever we file the return we have to be very careful कि भाई मेरा 26 AS में जो डेटा है मेरे फॉर्म 16 में है, 16A में है, उतनी इनकम तो मुझे दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई हेमंत बेनो सैलरी 15 लाख है, केवल मैं 14 लाख दिखाऊंगा तो वो सीधा मुझे बुलाएंगे स्क्रूटिनी में। ठीक है, so however, no such adjustment will be made unless the information given to the assessee of such adjustment is either in a writing or electronic mode. Further, the response received from the assessee, if any, shall be considered before making the adjustment। मतलब आपको सपोज एक वो लोग एडजस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो आपको ईमेल से बोलेंगे कि भाई आपका करेक्ट सैलरी बताओ, और आप दोगे, और उसके बाद वो कंसीडर करके वो लोग एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन जनरली आपको वहां पर्सनली बुलाते नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट मांगते नहीं है। उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, आपने जो रिटर्न दिया है, जो फॉर्म 16 A 26 AS, तो यहाँ से ही इंफॉर्मेशन लेते हैं, एंड सी दे डू कैलकुलेशन देमसेल्व्स एंड दे पास द ऑर्डर। अगर आपने कम टैक्स पे किया, आपको बोलेगा आपने इतना 10,000 कम टैक्स पे किया है, यू पे दैट टैक्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, क्योंकि आपने गलत कैलकुलेशन किया, तो ये 10,000 ज्यादा भरना है तो आप भर दीजिए, तो आप को भरना पड़ता है। तो ऐसा असेसमेंट जो होता है दैट इज नोन एज द स्क्रूटिनी असेसमेंट। देखो स्क्रूटिनी असेसमेंट का प्रोसेस क्या है। तो व्हाट दे डू, तो वंस यू फाइल द रिटर्न दे विल चेक द अरिथमेटिकल एरर्स और इनकरेक्ट क्लेम अगर आपने कोई किया है कि भाई आपने कोई रॉन्ग डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो इनकरेक्ट क्लेम है वो सबका करेक्शन वो लोग खुद करेंगे। एंड द टैक्स एंड इंटरेस्ट और फी इफ एनी शैल बी कॉम्प्यूटेड, तो वो डिमांड करेंगे कि आपको इतना टैक्स अभी एडिशनल भरना है, क्योंकि आपने इनकम कम दिखाई थी या तो फिर आपका कोई अरिथमेटिकल एरर था, तो यू मे हैव शोन द लेसर इनकम। तो दे आस्क दैट यू सबमिट दी सॉरी यू दे हैव recalculated your income, और दे आस्क दैट नाउ दिस इज द एडिशनल टैक्स दैट यू हैव टू पे। तो आपने गलत कैलकुलेशन किया तो अब तक का आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सपोज आपका आपने 1,50,000 कैलकुलेट किया, और इन लोगों ने कैलकुलेट करने के बाद टैक्स आया 1,60,000, तो 10,000 आपको भरना है, बट दैट 10,000 यू हैव टू पे along with the interest, along with the penalty, some fees also you are supposed to pay। Okay, so and on the देखो, if any sum is payable or refund due to the assessee shall be intimated to him। अगर आपको कोई सपोज ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया, और इफ योर टैक्स लायबिलिटी इज 1,40,000 और यू हैव पेड 1,50,000 बाय वे ऑफ TDS, बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स और बाय वे ऑफ असेस टैक्स, तो इन दैट केस दे में रिफंड आल्सो, रिफंड भी दिया जाएगा आपको, एंड यू विल गेट द इंटीमेशन। ओके, तो कैलकुलेट करके बोलेंगे या तो आपको इतना टैक्स भरना है और दिस मच रिफंड यू विल गेट। ओके, and any intimation shall be prepared or generated or sent to the taxpayer by specifying the sum determined or the amount payable। अब आपको कितना पे करना है या आपको कितना रिफंड मिलेगा, ऐसा आपको एक मेल इंटीमेशन के फॉर्म में आ जाएगा, और सी दैट यू आर सपोज टू पे, और रिफंड इज देयर देन दे विल क्रेडिटेड दैट रिफंड इन योर अकाउंट। ओके, intimation shall also be sent to the taxpayer in case where the loss declared in the return of income by the taxpayer is adjusted, but no tax or interest is payable by or no refund due to him। Okay, suppose आपने कोई अगले साल का लॉस है उसको एडजस्ट कर दिया, और उसकी वजह से आपको टैक्स भरने का आता था, तो नहीं आ रहा है, तो उसका भी इंटीमेशन देंगे कि भाई आपको इतना टैक्स भरने का आता था, बट योर सो एंड सो लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट दिस, नाउ यू डोंट हैव टू पे द टैक्स, so that will be also intimated। And see,
Acknowledgement of the return of income shall be deemed to be intimated in case of where no sum is payable or refunded to the assessee, where no adjustment is made. मतलब सपोज समझ लो आपको ऐसा कोई मेल ही नहीं आता, और तो क्या होगा, आपने जब रिटर्न फाइल किया आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिला होगा कि आप योर रिटर्न इज फाइल्ड, देन आपको कोई मेल नहीं आया, कुछ नहीं है। वो 90% इंडिविजुअल के केस में ऐसा होता है कि कोई मेल नहीं आता, आपका रिटर्न जो हुआ वो फाइनल, तो वो समरी असेसमेंट में ही आपने जो किया है वो फाइनल गिन लिया है। और आप तो इन केस इफ यू आर नॉट रिसीविंग एनी सच इंटीमेशन, देन इट इज डीम्ड दैट योर असेसमेंट इज ओवर। देखो, असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 can be made within 9 months from the end of the financial year in which return of income is filed. Okay, मतलब ये assessment जो scrutiny assessment, sorry, summary assessment, that department has to complete in what period? Within 9 months from the end of the relevant year in which you have filed the return. मतलब you are filing the return in the assessment year. असेसमेंट ईयर के 9 मंथ तक ये स्क्रूटिनी या समरी असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर के अंदर ही असेसमेंट नहीं होता। द टाइम लिमिट इज व्हाट इज मेंशन हियर, द असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन कैन बी मेड विद इन पीरियड ऑफ 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड। जिस जिस साल में आपने रिटर्न फाइल किया उसके 9 मंथ तक गवर्नमेंट हैज ए राइट टू कंप्लीट दिस समरी असेसमेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ असेसमेंट इज द स्क्रूटिनी असेसमेंट। ये डिटेल असेसमेंट है। ठीक है, देखो, जब आपका एरिथमेटिकल एरर नहीं दिख रहा है उनको, या तो फिर प्राइमरी उनको दिखता है कि इसने कुछ इनकम छुपाया है, या कोई आपने रॉन्ग डिडक्शन क्लेम किया है, या फिर आप उनको ऐसा लगता है कि यू हैव क्लेम एक्सेस एक्सपेंस एज ए डिडक्शन, और यू मे हैव क्लेम रॉन्ग डिडक्शन, इफ दे फील दैट कुछ गफला किया है आपने, तो इन दैट केस दे विल ओपन योर फाइल फॉर स्क्रूटिनी असेसमेंट एंड दिस असेसमेंट। देखो, सबको मेजोरिटी लोग कहाँ समरी में निकल जाते हैं, और ऐसे डाउटफुल लोग हैं उनको स्क्रूटिनी में उसका रिटर्न जाता है, क्योंकि स्क्रूटिनी में जाता है तो डिटेल इंफॉर्मेशन विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। ओके, सो दिस इज अ डिटेल असेसमेंट and it is referred as a scrutiny assessment. At this stage, a detailed scrutiny of the return of income will be carried out to confirm the correctness and genuineness of the various claim and deduction. तो डिटेल असेसमेंट किया जाएगा आपकी इनकम का, आपके एक्सपेंसेस का, और आपने जो भी इनकम दिखाई, आपने जो भी एक्सपेंसेस दिखाई, वो जेन्युइन है कि नहीं, उसको जानने का असेसिंग ऑफिसर पूरा एफर्ट करेगा। ओके, देखो, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस असेसमेंट? The objective of the scrutiny assessment is to confirm that the taxpayer has not understated the income, मतलब उसने अपनी इनकम कम नहीं दिखाई, वो कंफर्म करना चाहता है असेसिंग ऑफिसर, और has not computed excessive loss, मतलब लॉस ज्यादा नहीं दिखाया, एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं दिखाया, वो कंफर्म करने के लिए, और has not अंडर पेड टैक्स, उसने कम टैक्स नहीं पे किया है, ऐसा चेक करने के लिए डिटेल असेसमेंट किया जाता है। सब नहीं आते उसमें, मेजोरिटी लोग समरी में ही बाहर निकल जाते हैं, बट जहां डाउट लगता है वहां पे ये लोग करते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट। ठीक है, hence to confirm above, assessing officer carries out a detailed scrutiny of the return of income. Okay, तो डिटेल स्क्रूटिनी करेगा and will satisfy himself regarding the various claim and deduction. वो सेटिस्फाई करेगा कि भाई इसकी इनकम सही है, उसने जो डिडक्शन क्लेम किया है दैट इज राइट, सो फॉर दैट ही विल satisfy himself, and to get satisfy himself will ask you for a certain information, certain proofs, certain documents, certain accounts, everything he can ask from you. Okay, so procedure of the assessment, how this procedure will be carried out. So if the assessing officer considered that it is necessary or expedient to ensure that the taxpayer has not understated the income or has not computed the excessive loss, has not or has not paid the underpaid the tax, मतलब टैक्स कम नहीं पे किया है, इनकम कम नहीं दिखाई है, ज्यादा लॉस क्लेम नहीं कर लिया है, तो ये सब अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई करना चाहता है, देन ही विल सर्व द टैक्स पेयर एंड नोटिस, उसको नोटिस जाएगा। ऊपर वाले असेसमेंट में कुछ नोटिस नहीं जाता, सिर्फ इंटीमेशन आता है कि आपको इतना टैक्स भरना है, आपका इतना रिफंड आएगा, और दे विल डू सम मैथमेटिकल करेक्शन, और समटाइम्स दे आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको बुलाया नहीं जाएगा, यहाँ नोटिस आती है आपको, क्योंकि 143(3) की नोटिस आती है, तो सीधे इश्यू द नोटिस टू यू। ओके, then serve the notice to the taxpayer or requiring him to attend his office or produce course to be produced,
any evidence on which taxpayer may rely to support his return. तो असेसिंग ऑफिसर को उसकी ऑफिस में बुलाता है और उसको बुलाया जाता है कि बुलाया जाता है कि उससे एविडेंस मांगते हैं कि आपका जो भी इनकम है उसके आप प्रूफ दीजिए, आपके जो भी एक्सपेंसेस है उसका प्रूफ दीजिए. तो टू सेटिस्फाई दैट ही विल आस्क यू सर्टेन एविडेंसेस फ्रॉम यू. ओके. And to carry out the assessment under section 143(3), that is a scrutiny assessment, the assessing officer shall serve such notice in accordance with the provisions of section 143 subsection 2. मतलब जब 143(3) का असेसमेंट ओपन होता है तो नोटिस आपको कौन सी मिलती है? 142(2) का जो नोटिस का फॉर्मेट है वो, मतलब 142 में वो नोटिस इश्यू करता है और असेसमेंट जो होता है 143 का होता है. नाउ सी, notice under section 143(2) subsection 2 shall be served within the period of 3 months from the end of the financial year in which the return is filed. मतलब आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं ना वो असेसमेंट इज ओवर, नो, इसके 3 महीने तक आपको नोटिस आ सकती है स्क्रूटिनी की. मतलब असेसमेंट ईयर इज सपोज इट इज ओवर ऑन 31 मार्च 2025, तो अप्रैल मई और जून, 30 जून तक वो आपको नोटिस इश्यू कर सकता है. 30 जून 2025 तक आपको नोटिस इश्यू कर सकता है that your return is selected for the scrutiny. Okay. And see, after hearing, or he will ask that you support produce such evidences and taxpayer और ही रिप्रेजेंटेटिव मतलब उसका जो सीए होगा, टैक्स कंसल्टेंट होगा, जो भी है, तो टैक्स पेयर और हिज रिप्रेजेंटेटिव विल अपीयर बिफोर द असेसिंग ऑफिसर एंड विल प्लेस हिज आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट देगा कि डिडक्शन क्यों मिल इनकम पे क्यों टैक्स नहीं लगना चाहिए. तो ही विल गिव हिज आर्ग्यूमेंट. ओके. एंड ही विल प्रोड्यूस द सपोर्टिंग एविडेंस on various matter or issues required by the assessing officer. After hearing the assessing of assessee or his representative or whatever document you have submitted, okay, so after hearing and verifying the evidences and taking into account such particular as assessing officer may produce, such other evidence assessing officer may require on the specified point. तो अगर उसको डाउट है तो आपको से दूसरा डॉक्यूमेंट, दूसरे एविडेंस भी मांग सकता है. And after taking into account all the relevant material which he has gathered, assessing officer shall order in a writing and make the assessment of the total income or loss and the taxpayer and determine the sum payable by or refund amount to that assessee. मतलब whatever information he has collected. Now आपने जो रिटर्न फाइल किया उसके अंदर वो डिसअलाउंसेस करेगा, आपने कोई इनकम नहीं लिखा है तो वो इनकम को अगेन टैक्सेबल करेगा. एंड सी ही विल रिकैलकुलेट योर इनकम टैक्स. और सी आपने ऑलरेडी तो टैक्स पे किया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, से यू हैव पेड 2 lakh rupees. Now he is asking that you have to pay 2,50,000. So additional 50,000 you have to pay, and that you have to pay along with the interest, penalty, fees. Along with that, he will ask to you to pay. But suppose if you are not satisfied, you have a right to go in the appeal. Appellate authority के पास आप अपील में जा सकते हो. But in this assessment stage, what process is carried on? That he will issue the order based on the information collected from you. Now, what is the time limit of conducting this scrutiny assessment? So it is within 12 months from the end of the fine assessment year in which the return was first assessable. Okay. Okay. Applicable मतलब देखो ये scrutiny assessment का notice आपको कब आता है कि within 3 months from the end of the assessment year. और जो assessment year complete हुआ उसके 12 month के अंदर, मतलब ये assessment भले 24-25 हुआ, but during the assessment year 25-26 मतलब within 12 months he has to complete this assessment. नोटिस पहले 3 महीने में आ जाती है असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के, और उसके वो असेसमेंट ईयर के बाद वाले जो 12 मंथ्स है, इन दैट पीरियड योर असेसमेंट विल गेट ओवर. नाउ सी, ये जो स्क्रूटिनी असेसमेंट है, देखो बहुत करप्शन चल रहा था इसमें. ये असेसिंग ऑफिसर को पैसा चाहिए तो वो आपको 142 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इश्यू कर देगा. But he will ask you that you come, and he asks that you produce his documents. Or if he found that there is something is defective, or is you are failed to submit the documents, then he will ask for you bribe. Okay, you give this much amount, I will settle your case. So this was happening, and government was also aware about this. So government has decided what, that let us do this assessment faceless. Okay, मतलब पूरा assessment आप आपका फेस असेसिंग ऑफिसर नहीं देखेगा, और यू विल नॉट सी द फेस ऑफ असेसिंग ऑफिसर. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है
इन दैट पोर्टल इटसेल्फ, और आपको पता भी नहीं होगा कौन सा असेसिंग ऑफिसर कर रहा है. सपोज यू आर इन वडोदरा बट असेसिंग ऑफिसर हु इज इन हैदराबाद और चेन्नई, और उसके पास आपका रिटर्न जा सकता है, एंड ही विल आस्क यू टू सबमिट द डॉक्यूमेंट. लेकिन देखो उसके वो आपको कभी फोन नहीं करेगा, आपको नोटिस मेल के थ्रू आएगी, पोस्ट में आएगी, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके आप उसने जो जो बोला है यू सबमिट. ओके. और अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देना है तो दैट एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, ऑल दिस यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन. So you will not see the assessing officer and assessing officer will not see you. That is known as faceless assessment. तो पूरा scrutiny assessment कैसे होता है faceless? Now personal calling or that is not possible. Okay, आपको पता ही नहीं होगा who is doing your assessment. So that is called faceless assessment. So see, Section 144B, it is recently introduced by the government before 3 to 4 years. Okay. जो फेसलेस असेसमेंट मींस, मतलब ये जो स्क्रूटिनी असेसमेंट है वो पूरा फेसलेस होता है. तो फेसलेस असेसमेंट मींस द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी थ्रू द असेसिंग ऑफिसर्स रजिस्टर्ड अकाउंट इन द डेजिग्नेटेड पोर्टल. मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका पोर्टल है, उसमें आप पैन से लॉग इन करोगे और उसके अंदर ई प्रोसीडिंग नाम का एक टैब होता है. वो टैब में जाके आपको वो टैब में जाके आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है कि भाई आपकी प्रोसीडिंग्स क्या क्या चालू है. तो कि भाई स्क्रूटिनी असेसमेंट ओपन हुआ है एंड असेसिंग ऑफिसर आस्किंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट, तो आपको ब्राउज करके स्कैन करके डॉक्यूमेंट अटैच करना है. ठीक है. तो हियर वेब पोर्टल एज सच प्रिंसिपल कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन चार्ज ऑफ द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. मतलब देखो, I'm reading that paragraph again. Faceless assessment means the assessment proceeding conducted electronically in the e-proceeding facility. Okay, मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपके लॉगिन के अंदर ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी होगा, वहां से आपका ये असेसमेंट होगा. ठीक है. थ्रू द असेसिस रजिस्टर्ड अकाउंट इन द डेजिग्नेटेड पोर्टल मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट. डेजिग्नेटेड पोर्टल मींस व्हाट? डेजिग्नेटेड पोर्टल किसको कहोगे? तो पोर्टल का मतलब वेब पोर्टल डिजाइन बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिसर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हु इज इन चार्ज ऑफ द नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. ये उसने जो डिजाइन किया हुआ जो पोर्टल है, मतलब वही इनकम टैक्स की वेबसाइट की बात की गई है. देखो, सीबीडीटी हैज इश्यूड द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस एंड नोटिस फॉर्मेट फॉर कंडक्टिंग द स्क्रूटिनी असेसमेंट इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इश्यूड द इंस्ट्रक्शन कि आपको कैसे फेसलेस असेसमेंट करना है. ओके. नाउ स्कोप ऑफ फेसलेस असेसमेंट इज व्हाट? द प्रोविजन प्रोवाइड्स दैट असेसमेंट, रीअसेसमेंट, ओके, and recomputation under section 143 subsection 3 under section 144. मतलब देखो, स्क्रूटिनी, बेस जजमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और इवन रीअसेसमेंट, ये सभी असेसमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्रूटिनी में, कोई भी असेसमेंट है, समरी में तो आपको बुलाते ही नहीं है, इन समरी के बाद के जो असेसमेंट है, इन ऑल थ्री असेसमेंट दे विल नॉट कॉल यू. तो ऑल द असेसमेंट विल बी कैरिड ऑन फेसलेस, मतलब सामने कौन है पता ही नहीं चलेगा. ठीक है. तो देखो, ये सभी असेसमेंट फेसलेस है, shall be made in a faceless manner in respect of the specified territorial areas, person, income or class or cases. ओके. तो अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन असेसमेंट पूरा कैसा होगा? फेसलेस. ओके. तो वी हैव डिस्कस दिस स्क्रूटिनी असेसमेंट along with that फेसलेस असेसमेंट. फेसलेस असेसमेंट कोई टाइप नहीं है, एक पद्धति है असेसमेंट करने की. तीनों प्रकार के असेसमेंट, whether it is a scrutiny, whether it is the बेस जजमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये तीनों प्रकार के असेसमेंट कैसे होंगे? इट इज थ्रू द फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट असेसमेंट इज द बेस्ड जजमेंट असेसमेंट. नाउ व्हाट इज बेस्ड जजमेंट असेसमेंट दैट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू? Assessing officer, if you have not filed the return, he will ask that you file your return. Or if you fail to file the return, that is okay. He will do the assessment based on the information available with him. सपोज आपका स्क्रूटिनी ओपन हुआ और उसने बोला कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, यू आर नॉट सबमिटिंग, तो भी उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे असेसमेंट कर देता है. दैट इज कॉल्ड बेस जजमेंट असेसमेंट. तो लेट अस refer the base judgment assessment from the material. This assessment is carried out as per the base judgment of the assessing officer. तो उसको जो अच्छा लगा उस हिसाब से उसने असेसमेंट किया. क्यों?
कि आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, तो उसको जो अच्छा लगा उस हिसाब से उसने असेसमेंट किया, तो दैट इज अ बेस जजमेंट असेसमेंट। तो सी, this is an assessment carried out as per the base judgment of the assessing officer on the basis of all relevant material he has gathered. तो उसने अलग अलग सोर्सेज से वॉट एवर इंफॉर्मेशन he has collected, based on that he do the assessment, that is called base judgment assessment. This assessment is carried out in the cases where taxpayer fails to comply with the requirement as specified under section 144. So what are the requirement? That he has been asked that to submit the information, he has asked that you submit the return, and if you are failed, and if these conditions are satisfied, you have not submitted the information, then this kind of assessment will be carried out. So as per section 144, scope of the assessment, assessing officer is under obligation to make an assessment to the base judgment assessment in the following cases. Now, see in which cases this kind of assessment will be carried out. That if assessing officer fails to file the return required within the due date as prescribed under section 139 subsection 1. तो आपका जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, वो ड्यू डेट के अंदर वॉट एवर डेट इज एप्लीकेबल टू इन दैट ड्यू डेट यू हैव नॉट फाइल द रिटर्न। और आपको दिसंबर तक का टाइम भी मिलता है, आपको मैंने आज सुबह में पढ़ा है, G3 में कल पढ़ाऊंगा, कि वो टाइम के अंदर भी अपने बी लेटर रिटर्न भी नहीं फाइल किया अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। और सपोज आपका रिटर्न डिफेक्टिव था, आपको नोटिस आया कि यू फाइल, और सपोज इफ यू हैव नॉट फाइल दी रिवाइज रिटर्न, अगर आपको डाउट था तो रिवाइज रिटर्न आपने फाइल किया, और सी सपोज अपडेटेड रिटर्न, मतलब आपने कोई भी टाइप का रिटर्न नहीं फाइल किया, ना तो नॉर्मल रिटर्न फाइल किया, ना बी रिलेटेड बाय, ना रिवाइज, ना नो अपडेटेड, कोई टाइप का रिटर्न आपने फाइल नहीं किया, ठीक है। और if the taxpayer fails to comply with all the terms of notice issued under section 142 subsection 1, तो 142 subsection 2 का नोटिस तो हमने देखा स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए, लेकिन 142 subsection 1 क्या है कि sometimes assessing officer asks you for a certain information, or he asks that you submit certain documents, or in that if you fail to submit that document, okay, देखो 142 1 का नोटिस कब आता है कि असेसिंग ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 asking the taxpayer to file the return of income, उसको बोला जाता है कि भाई तू रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर, if he has not filed the return of income, or to produce the cost to be produced accounts or document as may be required, उसको उसके पास से अकाउंट्स मांगा जाता है, या तो फिर फर्निश इन राइटिंग द वेरीफाइड प्रिस्क्राइब्ड मैनर इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन वो मांगता है आपसे, रिटर्न मांगता है, अकाउंट मांगता है, आप नहीं देते हो, और इफ टैक्स पेयर फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 142(2)(a), मतलब स्क्रूटिनी असेसमेंट चल रहा है, उस टाइम पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी और आपने नहीं दी, तो देखो 142(2)(a डील्स विद व्हाट, स्पेशल ऑडिट, सॉरी 142(2) इज अ स्क्रूटिनी असेसमेंट, 2(a) इज अ स्पेशल ऑडिट, मतलब as per 142(2)(a, if the condition justifying a special audit given under section 242(2)(a are satisfied, then assessing officer will direct the taxpayer to get the books of account audited. अगर assessing officer को लगता है कि ये assessing ने बहुत गफले की है, तो उसको चालू assessment में बोलता है कि तू ऑडिट करवा के लेके आ, और उसके लिए नोटिस इश्यू किया जाता है, दैट इज नोन एज नोटिस अंडर सेक्शन 242(2)(a। तो कि आपको नोटिस भेजा है कि भाई असेसमेंट चालू है, कोई भी टाइप का असेसमेंट, और उसके अंदर बोला है कि भाई आप ऑडिट करवा के दो, आपने ऑडिट नहीं करवाया, ओके, मतलब आपने रिटर्न नहीं फाइल किया। 142(1) में अगर आपको बोला है इंफॉर्मेशन दो, आपने नहीं दी, 142(2)(a) में बोला आप ऑडिट करवा के दो, आपने ऑडिट नहीं करवाया, और सी, तो इफ आफ्टर सी इन्वेंटरी वैल्यूड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट, आपको कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि आपकी इन्वेंटरी का वैल्यूएशन आप कॉस्ट अकाउंटेंट से करवा के लाओ, ओके, जो चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपॉइंट किया है, ऐसे कॉस्ट ऑडिटर से आपकी इन्वेंटरी का वैल्यूएशन लाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो आप आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखाया, सॉरी कम दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। If you show the lesser closing stock or if you show more opening stock, तो in that case there is a possibility that your income may reduce। तो देखो वो केस में आपको बोला जाता है कि आप उनको डाउट है कि आपने गलत वैल्यूएशन किया है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का, तो कॉस्ट अकाउंटेंट से बोला जाता है कि आप ऑडिट करवा के लाके आपको आओ कि भाई आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके आओ आपके स्टॉक का, इफ यू आर फेल टू डू ऑल दिस थिंग, ओके। तो इन दिस केसेस अगर आपने आपको बोला गया है कि ये सब करवाओ, आपने नहीं करवाया,
तो वो क्या करेगा, बेस जजमेंट असेसमेंट करेगा। या तो फिर ये असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द करेक्टनेस और कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो आपने जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की है, आपने जो अकाउंटिंग बनाया, उससे उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपने प्रोड्यूस किया बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। And from the above criteria, if it is observed that the base judgment assessment is to be reported in the cases where the return of income is not filed, if there is no cooperation by the taxpayer, so in all this situation, base judgment assessment will be done. Okay, procedure of the base judgment assessment कैसे किया जाता है base judgment assessment, कि if इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, आपको बोला इंफॉर्मेशन दो 142(1) में, इंफॉर्मेशन नहीं दी, डॉक्यूमेंट नहीं बोला, आपको बोला ऑडिट करो, आपने ऑडिट नहीं करवाया, और ये अपने अकाउंट मांगा और अकाउंट से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो असेसिंग ऑफिसर कैन डू गो फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। बेस जजमेंट असेसमेंट में क्या होता है कि अबव गिवन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then assessing officer will serve the notice to the taxpayer to show cause why the base judgment assessment should not be completed in your case. તારા કેસમાં બેઝ જજમેન્ટ કેમ ના કરવું જોઈએ, you give the show cause notice. Okay, તારી પાસે આટલું બધું માંગ્યું તો નથી આપ્યું, now I want to go for the base judgment, but still I am giving the opportunity कि you give the cause that why I should not go for the base judgment assessment. And notice is given above is required in the cases where the 142(1) has not notice is issued prior to making the assessment under section 140. ओके, मतलब देखो, अगर आपको नोटिस दिया है कि आप ये सब इंफॉर्मेशन दो 142(1) में, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, अभी असेसिंग ऑफिसर करना चाहता है बेस जजमेंट असेसमेंट, तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, आपको एक बार बोलेगा कि भाई तारा केस में केम ना करવું જોઈએ, रीजन ओके, तो वो आपको एक शोकोज नोटिस इश्यू करेगा। ओके, लेकिन वो कौन से वाले केस में, सिर्फ फर्स्ट केस कि आपने 142(1) का आपको नोटिस बोला दिया है कि इंफॉर्मेशन दो और आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वो केस में आपको वो नोटिस सर्व करेगा कि भाई यू गिव द शोकोज दैट व्हाई द ऑडिट शुड नॉट बी सॉरी बेस जजमेंट शुड नॉट बी कंडक्टेड इन योर केस। ओके, एंड इफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट satisfied with the argument of the taxpayer and he has a reason to believe that the case of demand is a base judgment, okay, and then he will proceed to carry out the assessment based of his knowledge, अगर उसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वी कैन गो फॉर द बेस जजमेंट असेसमेंट। ओके, if the criteria of base judgment assessments are satisfied, after taking into account all relevant material assessing officer has gathered, and after giving the taxpayer an opportunity of being heard, assessing officer shall make an assessment of the total income or loss, वो पूरा assessment कर देगा, and determine the sum payable, और असेसिंग ऑफिसर को आ जाएगा घर पे ऑर्डर कि आपको इतना टैक्स और इतनी पेनल्टी और इतना इंटरेस्ट पे करना है, देन यू हैव टू पे दैट, और इफ यू नॉट सेटिस्फाइड यू कैन गो फॉर दी अपील। लेकिन बेस जजमेंट में जनरली अपील नहीं होती है, ये आपको पूरा तक दिया गया, आपने नहीं दिया, फिर असेसिंग ऑफिस बेस जजमेंट होता है तो उसके अंदर अपील भी नहीं हो सकती, स्क्रूटिनी में अपील में जा सकते हो, समरी में अपील में जा सकते हो, लेकिन यहाँ अपील भी नहीं हो सकती। ठीक है, देखो ये असेसमेंट कितने टाइम में कंप्लीट करना होता है असेसिंग ऑफिसर को, तो विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम वाज फर्स्ट असेसेबल, मतलब असेसिंग ऑफिसर का जो असेसमेंट, मतलब असेसी का जो असेसमेंट ईयर है उसके कंप्लीट होने के 12 मंथ में ये बेस जजमेंट असेसमेंट की आपको नोटिस आ सकती है और आपका असेसमेंट होगा। ठीक है, मतलब असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने पे आपका, आपको सो नहीं जाना है, कभी भी नोटिस आ सकती है 12 महीने तक बेस जजमेंट की भी, स्क्रूटिनी की भी। स्क्रूटिनी की 3 महीने में आती है और ये असेसमेंट उसको 12 महीने में कंप्लीट होना करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट काइंड ऑफ असेसमेंट इज द income, sorry, assessment under section 147, that is the income escaping assessment, मतलब आपका, आपने कोई इनकम छुपाई और बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चला कि भाई आपने कुछ गफला किया है, तो आपको नोटिस देगा कि आपने इनकम एस्केप किया है, एंड इन योर केस द असेसमेंट इज ओपन, आपका फाइल ओपन हुआ है, फिर आपको इंफॉर्मेशन देने बोलेगा, आपको शो कॉज नोटिस देगा, जरूरत पड़ने पे आपके अकाउंट चेक कराएगा, जरूरत पड़ने पे ऑडिट करवाएगा, और ये सब के ग्राउंड पे he will do the assessment that is called income escaping assessment. Let us refer तो फाइनेंस एक्ट 2021, देखो ये 2021 से ही आया, has substituted existing section of 147, 148, 149 and 151, ये सभी सेक्शन में अलग अलग प्रकार के असेसमेंट थे।
सबको सब्स्टिट्यूट करके एक ही नया सेक्शन बन गया, मतलब देखो 148, 149 एंड 151 निकल गए और उसकी जगह एक ही सेक्शन रहा, दैट इज 147। ओके, ये सभी सेक्शन निकल गए एंड ऑल्सो इंसर्टेड अ न्यू सेक्शन दैट इज 148A, making complete change in the assessment proceeding relating to the income escaping assessment। तभी भले यहाँ 147 लिखा है, लेकिन अभी राइट नाउ व्हाट इज द सेक्शन ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, ये सभी सेक्शन की जगह एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज 148 सबसेक्शन ए। ओके, और nowadays the income escaping assessment is carried on according to section 148 subsection A। Okay, and such related cases, now new provisions related to reassessments। ओके, रिलेट देखो ये इनकम एस्केपिंग इज रीअसेसमेंट ऑल्सो, क्योंकि आपका असेसमेंट तो कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद बाद में पता चलता है आपने कोई इनकम अर्न की थी, उस पर टैक्स नहीं पे किया, तो आपने इनकम एस्केप किया है और उसके लिए आपका फाइल रीओपन होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रीअसेसमेंट। सो इफ इनकम ऑफ द असेसी हैज एस्केप्ड assessment for any assessment year, assessing officer may subject to new provision under section 148 to 153 assess or reassess the income। मतलब असेसमेंट अपने आपका नहीं हुआ है तो असेसमेंट करेगा, ऑलरेडी असेसमेंट कंप्लीट हो गया तो वो रीअसेसमेंट करेगा। ओके, एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम विच हैज एस्केप, मतलब आपने जो नहीं डिस्क्लोज किए वो इनकम को भी डाल के असेसमेंट करेगा। ओके, which has come to the notice subsequently in the course of proceeding और recomputer loss और depreciation allowance और allowances, ये सभी को recompute करेगा। And it is imperative to note that once the assessment or reassessment or recomputation has started, the assessing officer is empowered to assess or reassess the income which has escaped the assessment and which comes to his notice, मतलब जो इनकम छूट गई है पहले वो भी उसको डाल के असेसमेंट करेगा। ओके, और ही विल डू द असेसमेंट, मतलब जो ऑलरेडी असेसमेंट हो गया उसका भी असेसमेंट होगा और आपका रीअसेसमेंट भी हो सकता है, इनकम उसको पता चले कि आपने कुछ किया है तो। देखो इसके लिए आपको क्या किया जाएगा, आपको नोटिस दिया जाएगा, तो देखो इश्यू ऑफ नोटिस, असेसिंग ऑफिसर शेल सर्व द नोटिस। देखो ये असेसमेंट सीधा चालू नहीं करेगा, आपको पहले नोटिस देगा, तो असेसिंग ऑफिसर सर्व द नोटिस टू द असेसी, क्योंकि अंडर सेक्शन 148 along with the copy of the order passed under close D of the 140D, requiring him to furnish the return of income or the income of any person in respect of which the assessee under the act during the previous year is corresponding to the relevant assessment year। मतलब पहले नोटिस इश्यू करेगा कि आपका रीअसेसमेंट होने जा रहा है या आपका इनकम स्किपिंग असेसमेंट होने जा रहा है, इसका नोटिस देगा। एंड द रिटर्न शैल बी फर्निश, और आपको बोला जाएगा आपका वो वाला रिटर्न सबमिट करो वापिस। okay, and return shall be furnished within 3 months from the end of the month। okay, तो मतलब जो भी आपको 3 महीने में आपको बोला जाएगा कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया तो फाइल करिए, और आपने फाइल किया है तो वो रिटर्न की कॉपी सबमिट करिए। एंड दिस 3 मंथ्स पीरियड इज एक्सटेंडेड बाय द असेसिंग ऑफिसर, मतलब ये नोटिस अब मैं बोला गया कि आप 3 महीने में आपका ये रिटर्न फाइल कर दीजिए या तो फिर रिटर्न की कॉपी सबमिट कराइए, और आप नहीं कर पाते तो 3 महीने का पीरियड आगे भी बढ़ा सकता है। देखो इन जनरल, देखो ये जनरली ये इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कौन से साल का होगा, 25 वर्ष पहला नहीं इनकम ओपन करें कैसे, नो। देखो इन जनरल नो नोटिस शैल बी इश्यूड इफ 3 असेसमेंट हैव अ ईयर हैव एस्केप्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब सपोज आपका ये असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका ये रिटर्न वापिस रीओपन नहीं होगा। ठीक है, मतलब 3 साल के बाद इनकम एस्केपिंग असेसमेंट ओपन होने के चांसेस। 23-24 की मेरी इनकम है, मेरा असेसमेंट ईयर क्या है 24-25, तो 24-25 खत्म हो गया, उसके बाद इसके 3 साल तक अगर ये 3 साल भी खत्म हो गए, नाउ देयर इज नो चांसेस ऑफ ओपनिंग द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फॉर द 24-25 सॉरी असेसमेंट ईयर 24-25, वो वाला रीओपन नहीं होगा। बट सी वेयर assessing officer has in in his possession books of account or other document or evidences which reveals that the income chargeable to tax represented in form of asset expenditure in respect of the transaction or in relation to the event or occasion or entry or entries in the books of account which has escaped the assessment of amount
assessment amount or is likely to the amount of rupees 50 lakh or more. मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास सपोज समझ लो आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई और असेसिंग ऑफिसर के हाथ में या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और ये सब आया और उससे उसको पता चला कि आपके ने कोई एक पर्टिकुलर आगे के साल में कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं पे किया और वो अमाउंट जिस पर टैक्स नहीं पे किया वो 50 लाख है या उससे ज्यादा है, तो जनरली क्या होता है कि 3 साल के बाद आपका असेसमेंट नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है और उससे अपियर होता है कि इसने 50 लाख से ऊपर ज्यादा वाली इनकम पे टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, तो वो केस के अंदर देखो नोटिस कैन बी इश्यूड बियॉन्ड 3 इयर्स ऑल्सो, और वो कितने साल तक होता है बट नॉट बियॉन्ड 10 इयर्स। ओके, मतलब जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो गया उसके 10 साल के आगे का भी इनकम है। ओके, मतलब समझ लो कि ये 24 25 इज माई असेसमेंट ईयर, उसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मैक्सिमम कितने सालों में ओपन हो सकता है, तो 3 सालों में। लेकिन अगर मेरी यहाँ रेड हुई और इनका और उन असेसिंग ऑफिसर के पास कहीं से भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट हाथ लगे और उसमें पता चला कि भाई मैंने ये साल में 50 लाख या उससे ज्यादा इनकम ओपन पे टैक्स नहीं पे किया, तो मैक्सिमम इसका नोटिस मुझे कहाँ कौन से साल तक 10 साल तक वो मेरे मतलब जो ये पर्टिकुलर ईयर है उसके अंदर आगे के 10 साल तक का वो ओपन कर सकता है, 10 के आगे के साल का ही हैज नो राइट टू रीओपन द असेसमेंट। ओके, from the end of the relevant assessment here. So these are the various kind of assessment that we have discussed. So these are the four kind of assessment that we have discussed. Okay, I hope that you all have understood what I have tried to explain you. Still, if you have any doubt, you can ask